बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला सीज फायर अब चंद घंटे में ख़त्म होने जा रहा है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से मुतज़ाद बयानात, मुतज़ाद खबरें और मुतज़ाद रिपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त सामने आ रही हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है ये अगर मगर पे चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, मगर ये भी हो सकता है। और इस सब में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो हैं वो गुत्थियां सुलझा नहीं रहे बल्कि गुत्थियां उलझा रहे हैं। कभी जेडी वैंस के पाकिस्तान चंद घंटे में पहुंचने की बात होती है, कभी सेम डे डील का ऐलान हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं कि ईरान की साइड कहती है कि हमें तो अमेरिका पे एतमाद नहीं। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि दोनों मुल्कों के वफूद कल पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। ये जो पॉसिबिलिटीज हैं यही असल में मामले को मजीद पेचीदा और कंफ्यूजिंग बना रही हैं। अब देखना यह है कि अगले चंद घंटों में क्या होता है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर है, क्योंकि अगर कोई एक मुल्क इस वक्त भी मीडिएशन करवा सकता है, सीज फायर को एक्सटेंड या कोई पीस का मुआहिदा करवा सकता है, अमन का मुआहिदा करवा सकता है, तो वो पाकिस्तान है। और दुनिया की नजरें तो इस्लामाबाद पर हैं। लेकिन होने क्या जा रहा है, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्या कुछ करना पॉसिबल है ईरान और अमेरिका के लिए, ये तमाम तर वो नुकात हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर अकरम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो इस वक्त इफ्स एंड बट्स हैं, अगर मगर की फ़ज़ा है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है, सीज़ फायर की डेडलाइन करीब आ रही है। आपको क्या लगता है कि कुछ मस्बत पेशरफ्त हो पाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स? जी, मेरी मेरी नज़र में ये मुमकिन है कि ये सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों जो पार्टीज हैं वो मेरे ख्याल में दोनों चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए और कोई इसका हल निकाला जाए। पर उनके जो पोजीशंस हैं वो बहुत यानी उसमें बहुत इख्तिलाफ है। तो इस वजह से टाइम ज़रूर लगेगा ये मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन होगी सीज फायर की। पहले जो मसले हैं, इमीडिएट मसले हैं, ये हॉर्मोज के जो मसले हैं और जो नाकाबंदी जो अमेरिकनों ने लगाई है वो मसले एड्रेस करने होंगे। और जो माहौल जो बिगड़ गया है पिछले चंद दिनों में, उस माहौल को बेहतर करना होगा, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट जो है दोनों तरफ वो बढ़ गई है। ये एक्शंस जो हॉर्मोज के जो एक्शंस लिए गए हैं, ये ब्लॉकेड किया है और ये जहाज जो ईरानियों को जहाज कब्जा किया है, इन इन वजह से थोड़ा माहौल बिगड़ गया है। अब अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें पहली चीज तो यही करनी होगी कि माहौल को बेहतर करना होगा और ये मेजर जो मसले हैं इनको एड्रेस करना होगा। अच्छा मुनीर अकरम साहब, इस सब में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी जारी किया कि ईरान ने मुतअद्दिद मरतबा सीज़ फायर वायलेशंस की हैं और ईरान को ये डील करनी पड़ेगी। अगर ये डील ईरान नहीं करता तो उसके लिए बुरे नताइज होंगे। एक रीज़नेबल डील है, मुनसिफाना डील के ऊपर ईरान को आ जाना चाहिए। और साथ फिर ऑब्वियसली ट्रंप का एक गुफ्तगू का अंदाज भी है जिसमें सख्ती भी होती है, थ्रेट्स भी होते हैं, ज़रा कन्वेंशनल स्टेटमेंट्स नहीं होती। तो ट्रंप के इन बयानात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ईरान इस तरह के धमकी आमेज बयानात से मुज़ाकरात की मेज पे आएगा या मुज़ाकरात की मेज से दूर भागेगा? जी, मेरे ख्याल में जो ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट्स होती हैं और सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, उनका मकसद मेरे ख्याल में ज़्यादा उनकी जो अंदरूनी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके उसके लिए होते हैं और मीडिया के लिए होते हैं। जो सही जो
नेगोशिएशंस जारी हैं वो बैक डोर से चल रही हैं। उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। और मेरे ख्याल में दोनों तरफ को समझ है कि अगर जंग जारी रहेगी तो दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। ये समझ तो है। पर मेरे ख्याल में जो ये पिछले कुछ दिनों में जो अमेरिकन एक्शन लिया या ये ब्लॉकेड जो लगाया है और जो ईरानी जहाज पकड़ा है, उस वजह से ईरान में भी पोजीशन ज़रा सख्त हो गई है। उनकी उनकी जो आईआरजीसी के लोग हैं वो उन्होंने अभी सख्ती दिखाई है। तो मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात सेकंड राउंड शायद हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ चाहती हैं कि मुआहदा हो। पर ये मुश्किल राउंड होगा। पिछले राउंड से ये माहौल बिगड़ा हुआ है, ट्रू। तो इसमें हमारा रोल एज मीडिएटर बहुत अहम होगा इन इन मुज़ाकरात को ट्रैक्स पे रखने के लिए और मोमेंटम जारी रखने के लिए मुआहदे की तरफ। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर सर ये भी है कि दोनों ऑफ रैंप तो चाहते हैं, दोनों जंग से निकलना तो चाहते हैं। कहीं ये अभी का जो रेटरिक है, ये पूरा एक डेडलॉक की फ़ज़ा है, ये कहीं दोनों तरफ से ही अगर हम देखें तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तो नहीं है कि चले अपने डोमेस्टिक मामलात में उधर भी तो कुछ बताना है ना। और वैसे भी अगर मुआहिदा हो जाता है और मुआहिदे में पाकिस्तान की कोशिश भी ये है कि विन विन सिचुएशन हो, तो मुआहिदे के बाद तो दोनों ने ही जाकर ये कहना है कि हम जीत गए, हमने फतह हासिल कर ली, दूसरे ने सरेंडर कर दिया, हमारे मुतालबात तस्लीम हो गए। तो ये उससे पहले का जो प्रेशर है, क्योंकि देखा जाए तो इतनी कशीदगी भी नहीं बढ़ी, वरना अबनाए उर्मज़ में जो ईरान का जहाज़ पकड़ा गया उसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल शायद बहुत सख्त होता और एक जो फ्रेजाइल सीज़ फायर है वो टूट जाता, लेकिन वो उस तरह से टूटा नहीं, वो इंटैक्ट है। तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये रेटरिक है सारा? जी, जैसे मैंने कहा कि सर्टेनली ट्रम्प साहब की जो बयानात होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी इंटरनल ऑडियंस जो डोमेस्टिक ऑडियंस है और उसकी तरफ होते हैं। कुछ उनका जो मीडिया है वो उसकी तरफ होते हैं। उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग्स बढ़ गई हैं, तो उसको सही करने का कोशिश है। पर जो कुछ भी कहना है, यानी कि अगर मुआहदा हो जाता है, जी। उसके बाद में जाकर जो कुछ भी दोनों पार्टी जाके कहेंगे कि हमारी जीत हो गई और हमने फलानी चीज हासिल कर ली, तो मुआहदे के बाद ये कहना तो ठीक है। मुआहदे से पहले अगर कहना है तो फिर उसका इम्पैक्ट होता है नेगोशिएशंस के ऊपर। ट्रू। इसीलिए जो क्लासिक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होती हैं उसमें वो बिल्कुल क्लोज डोर में होती हैं, वो लीक्स नहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि मुआहदा के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आता है पब्लिक स्टेटमेंट्स का, पब्लिक पोजीशंस का। वो नेगोशिएशंस को डिरेल कर सकता है। तो इसलिए ये जो जिस तरह की ये नेगोशिएशंस ये अमेरिका कर रहा है, यानी कि बहुत पब्लिक है, पब्लिक स्टेटमेंट्स के तहत नेगोशिएशंस करना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली और डिप्लोमेसी इस तरह से होती नहीं है कि पब्लिक स्टेटमेंट्स, और वो भी स्टेटमेंट्स जो कि ट्रंप की तर्ज की हों। कभी इससे पहले किसी पोटस की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स तो नहीं आई, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल, इस तरह की ग्रामर का इस्तेमाल, इस तरह का स्ट्रक्चर। मुनीर अकरम साहब, इस वक्त एक डील की बात हो रही है, पाकिस्तान इज़ दी ओनली मीडिएटर, और दो मेन इश्यूज़ हैं, एक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। और अमेरिका और ईरान इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि इन दोनों मुद्दों के अंदर भी पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता है पीस डील के बाद भी, यानी मैरीटाइम नेविगेशन में भी पाकिस्तान का कोई रोल आप देख रहे हैं, और यूरेनियम के हवाले से भी, या फिर ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो भी डील हो उसमें पाकिस्तान का प्रैक्टिकली भी कोई रोल होगा? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मीडिएटर के साथ साथ दोनों के लिए एक काबिल कबूल, क्योंकि रशिया कहता है कि हम यूरेनियम ले लेते हैं, अमेरिका को रशिया पे एतमाद नहीं है, ईरान को होगा, बट पाकिस्तान उस पोजीशन में तो है। ये देखिए, हमने बहुत लंबी सोच करनी पड़ेगी
कोई भी रोल लेने के लिए, क्योंकि जो भी रोल अगर हमें दिया जाता है या जो जो भी मुल्क को दिया जाता है कि जी आप स्टेट ऑफ होर्मुज को आप एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी स्टेट ऑफ होर्मुज पे, उसमें आप एक रोल ले लें। हम्म। इसी तरह से न्यूक्लियर इशू के ऊपर कि जी आप इनरिचमेंट है तो ये न्यूक्लियर मटेरियल अपने पास ले लें। ये अगर हमें मिल भी जाता है तो हमने सोचना होगा कि जी इसकी इम्प्लीकेशंस हमारे लिए क्या है, क्योंकि जब वो रोल आप ले लेते हैं तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फिर अगर ऊपर नीचे जो चीज़ें होती हैं, इख्तलाफ होते हैं और इख्तलाफ होंगे, क्योंकि पार्टीज की पोजीशन इतनी मुख्तलिफ है और हॉस्टिलिटी इतनी ज़्यादा है कि मुआहदे के बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, मिस इंटरप्रिटेशंस होंगी, और आपस में अदल बदल एक्यूजेशंस होंगी। तो उसमें हमने सोचना कि जी किस हद तक हम उसमें बीच में फंसे। हम्म। ये मुआहदा करवाने के लिए तो बहुत यानी अच्छा है कि हम एक रोल अदा कर रहे हैं, पर ये मुआहदे की जो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि कोई मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल इदारे के तहत हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होनी चाहिए, एक एक ममालिक की नहीं होनी चाहिए। वो बीच में कुचल हम्म। जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अच्छा, यहाँ पे एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि ईरान एयर ने आफ्टर 50 डेज अपनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो हैं वो रिज्यूम करने का कह दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम टुमारो। तो इससे भी ये समझा जा सकता है कि पसे पर्दा कुछ न कुछ तो चल रहा है, और चले इन तमाम तर बयानात के बावजूद द टॉक्स वुड हैपन एंड पाकिस्तान विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ। आपको क्या लगता है? ये सारे इशारे वैसे अमेरिका की तरफ से भी, यूएई भी वहाँ पे जो स्कूल्स हैं अब वो रूटीन में उन्होंने कह दिया है कि कल से वो, वरना यूजुअली अगर सीज़ फायर फ्रेजाइल होता या एक्सटेंशन के इम्कानात ना होते तो इस तरह के इकदामात ना ईरान कर रहा होता ना अरब्स कर रहे होते। जी ये इशारे हैं। इंशाल्लाह ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा। हमारी सबकी ख्वाहिश है कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज नहीं चाहते हैं कि जंग वापस शुरू हो जाए, तो इसलिए मेरे ख्याल में सीज फायर तो एक्सटेंड हो जाएगा। राइट। पर उस सीज फायर की एक्सटेंशन से फिर नतीजे हमने निकालने होंगे, और उसके लिए बहुत यानी कि अहम है कि इस्लामाबाद की जो अगर दूसरा राउंड जो होगा उसमें ना सिर्फ सीज फायर की एक्सटेंशन मुकम्मल हो जाए, कुछ हॉर्मूज और ये ब्लॉकेड का मसला है, इसको दुरुस्त किए जाए, और फिर कोई फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसके तहत मुज़ाकरात जारी रह सकती हैं, और मुआहदे जो बहुत जो मुश्किल सवाल हैं, जो न्यूक्लियर के, सैंक्शंस के, सिक्योरिटी एश्योरेंसेस के, ये सब जो सवाल हैं वो बाद में उस पे सही तरह से इत्मीनान से मुज़ाकरात हों और उस कुछ नतीजे निकाले जाएं जो दोनों को एक्सेप्टेबल। वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा मुनीर अकरम साहब, दो चीज़ें हैं जिन पर अभी बात करनी है। जाहिर बात है पोस्ट वॉर सिनेरियो की भी इस वक्त बातें हो रही हैं। डील, पीस डील के हवाले से इफ्स एंड बट्स और तमाम तर चीज़ों को तो हमने डिस्कस कर लिया। अभी चाइना बड़ा एक्टिव हुआ है। पहले यूएई के क्राउन प्रिंस जो हैं वो सदर शी से मिलते हैं बीजिंग में। फिर अभी मोहम्मद बिन सलमान और सदर शी की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होती है। मिडल ईस्ट ऑर्डर पोस्ट वॉर सिनेरियो में आप बदलता हुआ देख रहे हैं? वैसे भी अब पाकिस्तान से भी दिफाई मुआहदा एक्टिवेट हो गया, यूएस पे शायद मुकम्मल तौर पे अब अरब्स रिलाई ना करें। तो आपको लगता है कि मिडल ईस्टर्न ऑर्डर बदलेगा, और बदलेगा तो इसके खद्दो खाल किस तरह के होंगे? जी मेरे ख्याल में बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी जंग होती है तो उसके बाद में पावर डायनेमिक्स बदल जाती हैं। तो बदलेगा तो जरूर। अब उससे क्या निकलता है वो मुश्किल है कहना, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो ईरान के ऊपर है कि ईरान का बर्ताव
बाकी जो खिते के ममालिक हैं, स्पेशली जो खलीज के ममालिक हैं, जीसीसी जो स्टेट्स हैं, उनकी तरफ ईरान का क्या बर्ताव होता है इस मुआहदे के बाद में। फिर के खलीज के ममालिक हैं, वो इसके बाद में चाहेंगे कि अमेरिकन अड्डे रहें या नहीं रहें। और मेरे ख्याल में कुछ मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। कुछ खलीज के ममालिक हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ और गहरे ताल्लुकात हों, क्योंकि अब उनकी कमज़ोरी नज़र आ गई है। कुछ चाहते हैं कि जी हमारी और ऑप्शंस होनी चाहिए, जैसे सऊदी अरब ने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट किया है, एक यानी कि अल्टरनेट ऑप्शन है। तो इस तरह की यानी पोजीशंस शायद एक यूनिफाइड पोजीशन ना हो। तो इसके मुआहदे के बाद में फिर देखना होगा कि रवैया क्या है, पॉलिसीज क्या हैं एक मुल्क की, और उसके तहत फिर एक कोई नया दौर आएगा। पर इस वक्त मेरे ख्याल में ज़्यादा स्पेकुलेशन ही होगी। ये कहना कि जी हमें मालूम है कि क्या किस तरह का दौर आएगा, चेंजेस होंगी, पर क्या चेंजेस होंगी वो अब तक वो डायनेमिक सिचुएशन है। मुआहदे के बाद में ही नजर आएगा कि क्या निकलता है इससे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान का रोल सिर्फ इस इन पीस टॉक्स में नहीं, बल्कि अब रीजन के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। पहले एसएमडीए हमने साइन किया, अब तो वो एक्टिवेट भी हो गया, सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस भी कर दिया। अब बात हो रही है कि स्टेप, यानी कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, एक अलायंस की भी बात हो रही है, यानी रीजनल फ्रेमवर्क नहीं बल्कि रीजनल कोई प्लेटफॉर्म बन जाए। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर चीज़ होगी अगर इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म का आगाज़ हो जाता है? जी, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा अगर इस किस्म का कोई कोलिशन बन जाता है। अब वो फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, जो भी होगा, मेरा ख्याल है इनफॉर्मली तो बन गया है। पाकिस्तान, तुर्की, किस हद तक इजिप्ट, किस हद तक सऊदी अरेबिया, ये इनके आपस में कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बढ़ गई है। शायद सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर भी बढ़ जाए, जैसे पाकिस्तान सऊदी और पाकिस्तान तुर्की के बायलैटरल रिलेशंस तो दिफाई मसलों पर बहुत गहरे हो गए हैं। तो इससे पाकिस्तान को फायदा जरूर होगा, बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा, पाकिस्तान की अहमियत वेस्ट एशिया में ज्यादा बढ़ जाएगी, वो जाहिर है। पर हमारी जो सोच होनी चाहिए वो ये देखना है कि ये हमने ये बढ़ाया तो अच्छा होगा, इसमें हमें यानी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखना होगा कि बेनिफिट कितने हैं और कॉस्ट क्या है। और हमने ये नहीं भूलना है कि जी हमारी जो सेंट्रल कोर सिक्योरिटी चैलेंज है वो हिंदुस्तान से है। एग्जैक्टली। और वो अफगानिस्तान से किस हद तक, क्योंकि अफगानिस्तान में भी हिंदुस्तान हमारे खिलाफ वहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है। तो हमारा जो चैलेंज है वो हिंदुस्तान से कैसे हमने कोप करना है, उसके साथ हमारी क्या पॉलिसी है और किस तरह से हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और उसमें आपकी जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ वो बिल्कुल सेंट्रल है। यस। इसको हमने कभी नहीं भूलना चाहिए कि देखें, आप पिछली जंग आपने देखी, उसमें हमारी जो दिफाई कुव्वत थी वो किस काफी काफी हमने खुद ने बनाई, पर काफी हद तक जो हमारी कुव्वत थी वो चीन के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी वजह से हम खड़े रहे हैं और हमारी दिफाई ताकत बड़ी है। तो उसको हमने देखना है कि उस पे उस पे कोई इरोजन ना हो। हमारा रोल वेस्ट एशिया में या जहाँ कोई भी और इलाके में जो भी रोल होगा, उसकी वजह से ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये मुकम्मल रहे और यस। ताकतवर रहे। इसको री इन्फोर्स हमने करना है, बाकी जो और चीजें हम कर। बिल्कुल। और इसमें देखें, इतने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करना, इसमें आई गेस नेविगेट करना बड़ा केयरफुली इन पानियों में पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। और अमेरिका भी है, चीन भी है, बाकी सब भी हैं। वी जस्ट होप के
पोस्ट ये जो पीस डील सिनेरियो है, इससे पाकिस्तान बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सके और जो एक इस्लामाबाद पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, हमारे हुक्मरान, हमारी पॉलिसीज़ दुनिया भर से, उसमें कुछ ऐसा फ़ायदा भी ले सकें कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान और अमरीका के दरमियान ख़त्म होता हुआ सीज़ फायर, इस सब में अगर मगर की सूरत हाल है। इफ्स एंड बट्स हैं, दोनों तरफ से मुतज़ाद बयानात हैं, लेकिन इम्कान यही है कि इन तमाम तर बयानात के बावजूद इस वक्त इस्लामाबाद में मेला सजेगा और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा और मस्बत पेशरफ सामने आएगी। इस सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर राग़िब अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, IR एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राग़िब साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, इस वक्त जो सिचुएशन है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर मगर है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये सारा रेटरिक अपनी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है और मुज़ाकरात दोनों चाहते हैं, दोनों ऑफ रैंप चाहते हैं, लेकिन एक ज़रा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बैठना चाह रहे हैं ताकि सरेंडर का तासुर ना आ सके। हाउ डू यू सी दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी जॉइन योर शो। सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए जी कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली थोड़ी सी क्रिटिकल जो है वो टर्न ले चुकी है। अमेरिका जो है वो अपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है, और एक या दो उन्होंने टैंकर्स और जो जिसको शिप कह रहे हैं वो उसके अंदर इंटरफेरेंस भी की है उन्होंने डायरेक्टली और मिलिटरीली। लेकिन समझने की बात ये है इसमें कि अमेरिका इस वक्त इस सिचुएशन में है कि जिसके पास जिसमें उसके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। और अगर आप ये कहें कि ऑप्शन बहुत जो नेगेटिव है अमेरिका के लिए, तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज जितने भी आप देख लें कि बहुत सारे लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें जिस तरह के मियर शाइमर जैसे लोग हैं, उन्होंने भी यही अभी तक एनालिसिस की है कि अमेरिका के पास जो एग्जिट स्ट्रेटजी है इस वक्त वो उनको नहीं मिल रही, यानी एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट उनको नहीं मिल रहा। अमेरिका के पास ये इस वक्त वो दो ही कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि उनको डील ऐसी शायद करनी पड़े वो ईरान की फेवर में जाती हुई नजर आए, जिसको एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन कहा जा रहा है अमेरिका के लिए, और दूसरी ये है जो कि शायद अमेरिका बीइंग द सोल सुपर पावर एट द मोमेंट, इवन स्टिल टुडे, वो शायद अपनी शिकस्त तस्लीम करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं चाहेगा। उसी को प्रोबेबली जो ट्रम्प साहब हैं उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो निगोशिएशंस की और जो प्रेशराइज करके दूसरे जो फ्रीक हैं उनको अपनी कंडीशंस बनाने की, उसको वो ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन सिचुएशन जो ईरान ने जो क्रिएट कर दी है बाय कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और अब जो उसमें जो मेरा ख्याल है कि इन केस ये मुज़ाकरात की बात नहीं जाती फॉर फ्यू डेज मोर, तो ये जो बाबुल मंदब है वहाँ पे जो होसीज ने ऑलरेडी जो धमकी दी है, ये फिर बात उसकी तरफ चली जाएगी और सिचुएशन इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी तेजी से मेल्ट डाउन की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी, जिसमें ना सिर्फ ये रीजन बल्कि अमेरिका खुद भी इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। समझ लें एक अनपॉपुलर डिसीजन जो ट्रम्प साहब ने लिया था, उसके अंदर ट्रम्प साहब इस वक्त लगता है कि एक विशस साइकिल में फंसे हुए हैं। ही इज नॉट रेडी टू कंसीड एट लीस्ट पब्लिकली, बट द सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इसमें एक छोटी सी बात समझने की ये है कि अगर अमेरिका के ये सिचुएशन कंट्रोल में होती, स्पेशली अगर एस्केलेशन कंट्रोल अमेरिका के पास इस वक्त होता, तो अमेरिका इस वक्त जो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका होता। जितने वो अग्रेसिवली आए हैं और जितने वो फुल फ्लेज्ड वॉर कर चुके हैं 45 डेज की सिचुएशन, और स्पेशली जो एस्केलेशन कंट्रोल है वो जो ईरान ने
उसको बना दिया है बेसिकली इन एंड अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उनका एक सिक्योरिटी और साइबर नेटवर्किंग जो है वो मौजूद है। तो अमेरिका चाहते हुए भी एक खास लिमिट से आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस नहीं कर सक रहा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। ये जो लीवरेज है टू एंड द वॉर, ये ईरान के पास रहेगी, जो मुझे समझ आता है। क्योंकि इसके बाद अगर अमेरिका एक स्टेप फर्दर लेता है, मैं ये समझता हूँ सेनली स्पीक पॉलिटिकल कैरियर जो मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं इन एनी केस, लेकिन जो कंडीशनैलिटीज हैं उनकी वो शायद थोड़ी सी ईरान की फेवर में होंगी, तो ये मुज़ाकरात रिज्यूम हो सकेंगे। और इसमें इस वक्त पाकिस्तान का जो रोल है मैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखता हूँ। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बैकडोर में बहुत अग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है टू मेक दी बोथ दी पार्टीज कम ऑन टेबल। तो जो ही ये टेबल पे आएंगे तो ये सिचुएशन जो है अब ईरान की साइड पे जाती हुई मुझे नजर आ रही है। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। योर पॉइंट इज टेकन। डॉक्टर रिजवान साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आप किस तरह से एनालाइज करते हैं इस वक्त, जो जाहिर बात है इम्कानात तो हैं, और अब ये खबरें भी आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर कि जॉइंट बेस एंड्रयूज से जेडी वांस जो हैं वो डिपार्ट करेंगे, और ईरान का जो वफ्द है उसके हवाले से भी कन्विंस किया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी बड़ी मुश्किल था 47 साल में इतने हाई लेवल पे ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पे बिठाना, हमने बिठा दिया। अभी राउंड 2 होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर से कोई मस्बत पेशरफ्त निकलती हुई, क्योंकि देखें ट्रंप तो मसल फ्लेक्स कर रहा है, और ईरान जो है वो भी कह रहा है कि भाई वी आर रेडी फॉर वॉर, अगर आपने जंग है तो जंग सही, क्योंकि शायद मुज़ाकरात में बारगेनिंग में कोई एज हासिल करना चाह रहे हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? जी शहाबुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो पे लेने का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सेकंड राउंड जो था वो बिल्कुल तय हो चुका था। तय हो चुकने के बाद जो अमेरिका ने अपना मसल फ्लैक्स किया है और इंटरसेप्ट किया है एक इकोनॉमिक वेसल को, उसका पर्पस सिर्फ सिंगल पर्पस यही था कि अब दोनों पार्टीज मुज़ाकरात की तरफ जा रही हैं, लेकिन अपनी कौम को ये बता दें कि देखें मैंने ईरान को मजबूर कर दिया, मैंने उनको बता दिया कि मैं कितना पावरफुल हूं, और एक साइन ऑफ विक्ट्री के तौर पे से दिखा के मुज़ाकरात पे आके जो भी डील होती वो बात की बात है। लेकिन एक ये जेस्चर जहां पे अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी शार्पली डाउन आ रही है, उस पर सर्वेज करवाए जा रहे हैं, उस पर यह कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप इज नॉट गोइंग टू विन। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जबकि जंग हो रही है अभी, यानी कि सीज फायर है, लेकिन द शैडोज ऑफ वॉर आर लूमिंग लार्ज। अच्छा, इसमें एक चीज है, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिका का एक ये पहलू था कि चाइना बुरी तरह से मुतासिर हो, क्योंकि चाइना की 40% तक एनर्जी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आती है। लेकिन एक चीज जो फर्स्ट क्वार्टर है, फरवरी में जंग अगर शुरू हुई है तो जनवरी से लेकर अगर आप देखें अप्रैल तक चाइना की इकोनॉमी 5% के साथ 5% ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। ये तो बड़ा अलार्मिंग है अमेरिकियों के लिए कि इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। दूसरी बात जो है, चाइनीज जो डिप्लोमेसी है वो और प्रोएक्टिव होगी। आपने देखा होगा कि रिसेंटली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो कॉल की है सऊदी क्राउन प्रिंस को, और ये बड़ी डिटेल्ड बात हुई है रीजन के हवाले से, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और उससे पहले यूएई के क्राउन प्रिंस ने दौरा भी किया बीजिंग का, तो वो मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अब ये देखें कि अमेरिका वो जो गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी दे रहा था सऊदी अरब को या यूएई को, उसमें आप देखें कल के टाइम एक बड़े रिनाउंड एकेडमिक है, नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने यूएई के उन्होंने कहा कि वो अमेरिका जो अपने मफादात का खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा इस रीजन में, वो यहाँ के जो एलाइज हैं यूएई वगैरह उनको गारंटी कैसे देगा। ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, अब चीज़ आ जाती है कि वो इंडिया जो बैठ के ये समझ रहा था कि आपने ये भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब इसराइल का दौरा करते हैं, वापस आते हैं और आके कहते हैं कि ठीक है जंग शुरू होगी, उसके बाद सारी की सारी जो लोकेशंस हैं ईरानियन वेसल्स की वो देते हैं और ईरानियन नेवी को तबाह करवाने में किरदार अदा करते हैं। आज एक बड़ी एक खुशाइंद चीज़ हुई है कि जो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी उसने इंडियन जो रजिस्टर्ड प्लेन्स हैं उनके लिए एयर स्पेस को एक्सटेंड कर दिया है 24 मई तक, ताकि वो तकलीफ जो पूरी दुनिया को है वो इंडिया भी थोड़ा झेले ना। वो इंडिया को भी पता चले कि जनाब जंग की वजह से और हमारी नेशनल सिक्योरिटी हम बंद कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब एक और डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से बैक चैनल यानी कि बैक टेबल पे चले गए हैं, थोड़ा सा दोबारा से डेलिब्रेट कर रहा है। इसराइल ने
जो लेबनान के साथ सीज फायर किया है और येलो लाइन डिक्लेयर कर दिया उस चीज को कि ताकि जो मुज़ाकरात हों उसमें ऐसा ना हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक किस्म की काफी सीरियस किस्म की शट अप कॉल दी है कि अगर हम चाहेंगे तो आप करेंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो आप कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं करेंगे। स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, पेड्रो शारवेज, उन्होंने ये कहा है, सॉरी, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी, पीटर मैगियार, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर नेतन्याहू आता है तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा, क्योंकि ये नेतन्याहू जो काम कर रहा है ये यूरोपियन यूनियन के इखलाकियात के खिलाफ है। अच्छा, ये 4-5 चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, आप ये देखें इसकी वजह से कितना सीरियस किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो गया है इसराइल के ऊपर। अभी जो अगर आप देखें तो वॉर टाइम स्ट्रेटेजी में ईरान और अमेरिका दोनों के पास, अभी आप बात कर रहे थे पहले पैनलिस्ट से, मैं ये कहता हूँ जो जिन मुज़ाकरात में कामयाबी होनी थी, अमेरिका के एक एक्ट ने उसे पीछे कर दिया है। कामयाबी होने का चांस जिन चीजों पे था वो मैं कुछ बता देता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए। देखें, यूरेनियम के एनरिचमेंट के ऊपर बड़े अरसे से अमेरिका का कंसर्न था, बिल्कुल। और 2015 के अराउंड जब जॉन कैरी थे, बड़े वो चीफ निगोशिएटर थे बाराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट साइन भी किया है ईरान, और एग्री भी किया है। ईरान ने अपनी तमाम यूरेनियम एनरिचमेंट खोल दी थी इंस्पेक्टर्स के लिए, यानी कि ये बात है कि ईरान यूरेनियम के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है। दूसरी बात आ जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जिसके ऊपर सबसे बड़ा फड्डा चल रहा है। फड्डा ये नहीं चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलनी है या नहीं खोलनी, फड्डा ये चल रहा है कि अमेरिका उस पर कह रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो कहते हैं कि अगर इसे ज्वाइंटली कंट्रोल कर लिया जाए, या इसका जो बेनिफिट है अमेरिका के पास भी आना शुरू हो जाए, एक तो अमेरिका का कंट्रोल रह जाएगा और दूसरा अमेरिका को यहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट होगा जो रहती दुनिया तक, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का कंट्रोल रहेगा, वो फायदा देता रहेगा। चूंकि ईरान इस चीज पे कह रहा है कि मैं इस पे सोल वसूल कर सकता हूँ, टोल टैक्स या इस पे जो इंसेंटिव, अमेरिका उस पे बिल्कुल नहीं आ रहा। ये जो एक एग्रीमेंट है, इस पे मैं ये समझता हूँ अगर डिसएग्रीमेंट भी है दोनों पार्टीज का, तो यही होगा, ना अमेरिका का कंट्रोल हो, ना ईरान का हो, किसी थर्ड पार्टी या रीजनल पार्टीज का हो जाए, इस पे भी बात हो सकती है। तीसरी बात आ जाती है इकोनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर। बिल्कुल। इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका लिफ्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखें पहले भी उन्होंने पाबंदियां उठा दी ना कि ईरान अपना तेल बेच सकता है। चौथी बात है जिसपे अमेरिका बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिखा रहा है, वो है मिलिट्री बेसिस। ईरान कह रहा है कि अमेरिका अपनी तमाम मिलिट्री बेसिस इस खित्ते से लेकर चला जाए। अमेरिका का कहना यह है कि अगर अमेरिका यहां से चला गया तो अमेरिका यहां पे कंट्रोल कैसे करेगा। अमेरिका की स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है मिडल ईस्ट का रीजन है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसका कंट्रोल यहाँ पे दुनिया की एनर्जी को कंट्रोल करता है, और पेट्रो डॉलर की वजह से जो हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस अमेरिका में हैं, उसमें हैवी इंडस्ट्री, हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ से आती है। और लास्टली जो मैं समझता हूँ जिस पे बात हो रही है और हुई भी है और होने का चांस है, वो है वॉर रेपरेशंस। जो जंग ने नुकसान किया है ईरान का, वो ईरान को अमेरिका दे, अमेरिका नहीं देगा, लेकिन ये चांस जरूर है कि अमेरिका के इत्तेहादी पूल अप करके ईरान को वो रिसोर्सेज वापस करें जिसमें ईरान का नुकसान हुआ है। अब आ जाते हैं जो सेकंड मुज़ाकरा का दौर है, वो इतना ऑब्सक्योर क्यों हो गया है। एक चीज ये है कि अमेरिका की तरफ से ईरानियन एक अश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। अश्योरेंस ये है, लास्ट टाइम भी वो खतरा सर पे मंडला रहा था, वो यही था कि अगर हम वापस जा रहे हो तो हमारे प्लेन को इसराइली अटैक ना कर दें या कोई और पार्टी अटैक ना कर दे। एक तो उस पर सिक्योरिटी गारंटीज जिस पे वो काम कर रहे हैं। सेकंड चीज है जिस पे ईरानियंस चाह रहे हैं, वो ये है कि हम अगर यहाँ पे आए, कोई भी सीज फायर की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें मुज़ाकरा तब होते हैं जब सीज फायर मुकम्मल रिस्पेक्ट किया जाता है। अभी ये जो इकोनॉमिक वेसल पकड़ा है अमेरिका ने, उसे इंटरसेप्ट किया है, वो मैं समझता हूँ सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। अगर अमेरिका और ईरान दोनों थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझते हैं, ये कन्वे करते हैं और बात एग्री हो जाती है, तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात कल सुबह या आज रात ही शुरू हो जाएंगे। और उन मुज़ाकरात में एक दो पॉइंट्स पे दिस टाइम आई एम वेरी मच सैंग्विन के दे आर गोइंग टू साइन समथिंग, कि हाँ कोई गारंटी, क्योंकि दोनों साइड्स, अमेरिका के पास टारगेट खत्म हो गए हैं कि वो कोई टारगेट नहीं कर सकते। अगर सिविलियन को टारगेट करेंगे तो वो वॉर क्राइम्स के जुमरे में आएगा। ईरान के पास ये रह जाएंगी। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका जंग करना चाहेगा तो देखें ये वही जंग बन जाएगी जो इराक के साथ अमेरिका ने की है, 2003 से शुरू होकर 20 तक चलाई। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि जब उस दौरान 2003 से लेकर 20 तक अमेरिका जंग में था और चाइना ने अपनी जितनी तरक्की करनी थी वो कर ली है, क्योंकि अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटजी में चाइना को रोकना भी है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो अमेरिका एक और जंग में नहीं जाना चाहेगा जिसमें वो चाइना को और लेवरेज मिल जाए और चाइना इनसे आगे निकल जाए। मैं ये समझता हूँ मुज़ाकरात के लिए दोनों पार्टीज विलिंग हैं, लेकिन 2-3 शरायतें हैं जिसमें सिक्योरिटी गारंटीज हैं
सिक्योरिटी, यानी कि वहां से डेलीगेशन आए और सिक्योरली वापस जाए, और दूसरा सीज फायर की पाबंदी, क्योंकि वो ईरानियंस यही कह रहे हैं कि बार बार अगर जंग के शैडोज में मुज़ाकरात करेंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे। राइट, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर रागिब साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त पोस्ट वॉर सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम देखें कि चलें आइडियल केस में ये जंग ख़त्म हो जाती है, पीस डील भी साइन हो जाती है, सीज फायर भी एक्सटेंड हो जाता है, मिडिल ईस्ट ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर पर इस जंग के क्या असरात होंगे? देखिए जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने किया, और मेरे ख्याल में कि टाइम हैज कम नाउ टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, इनफैक्ट मोर देन दी वॉर एंड द नेगोशिएशंस, क्योंकि बहुत इस पे डिस्कशन हो गई। लेकिन असल सिचुएशन उस वक्त इमर्ज करनी है जब ये वॉर जो है ये एंड हो जाएगी, नेगोशिएशन हो जाएगी। उसमें सबसे पहले जो है जो चीज़ हमें आती है और जिसमें काफ़ी अब बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी भी है, वो ये है कि मिडिल ईस्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम मिडिल ईस्ट अगेन। मिडिल ईस्ट चेंज होने जा रहा है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको शॉर्टली उस वक्त नजर आएगी आफ्टर द वॉर, जब अमेरिका और उसके जो मिडिल ईस्टर्न एलाइज हैं उसके दरमियान आपको डिफरेंसेस होते नजर आएंगे ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अमेरिका के इस वक्त 13 जो हैं वो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि मोस्ट ऑफ दिस बेसिस हैव बीन सीरियसली डैमेज्ड एंड फ्यू ऑफ दोज बेसिस हैव बीन ऑब्लिटरेटेड, यानी कुछ बेसिस तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब ये जो बेसिस हैं ये कोई बहुत चीप अफेयर नहीं होता, इनको रीबिल्ड करने के लिए दे विल बी नीडिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ इनफैक्ट फंड्स। अब क्वेश्चन ये हो रहा है, और ये बात मेरा ख्याल है कि बैकडोर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कि अमेरिका विल बी आस्किंग, और अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है अभी तक, जितनी भी 40-45 साल से अमेरिका की जो बेसिस है उसका आपको पता ना कि उनके जितना भी उसका खर्चा है वो सारे मिडिल ईस्टर्न पावर्स उठाती रही हैं। तो अब ये क्वेश्चन होगा, अमेरिका विल बी एक्सपेक्टिंग कि जी मेरी जो बेसिस है इनको रीबिल्ड किया जाए, और दैट विल बी रिक्वायरिंग फंड्स, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जो मिडिल ईस्टर्न पावर्स हैं ये अमेरिका पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगी। वो ये तो जरूर चाहेंगी कि अमेरिका की बेसिस यहाँ पे मौजूद ही रहे और उनको कोई ना कोई सिक्योरिटी और वो प्रोवाइड करता रहे अमेरिका, जैसे कि अमेरिका पिछले दौर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अदा करता रहा है। लेकिन इन बेसिस को जो ईरानियंस ने मिसाइल मार के अपनी जो उनको खत्म कर दिया, और ये अमेरिका की न्यूज़पेपर की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन है या समझ लें जो उन्होंने रिवील किया है कि मोस्ट ऑफ द बेसिस इम्पोर्टेंट मसला होगा, और उससे हो सकता है बल्कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। उससे जो हतमी नतीजा निकलता मुझे कम नजर आ रहा है वो ये है कि अमेरिका को अपनी बेसिस यहाँ कम करनी पड़ेगी, इसका वो यहाँ पे कम होती नजर आएगी। का चाइना की तरफ जाना, सऊदी अरब का चाइना के साथ ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और अब ज्यादा हो रहे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज इमर्ज कर रही है एज अ पैरेलल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो ये 4 ममालिक का ब्लॉक है जो अब आपको मुख्तलिफ जगह पे सिक्योरिटी के रिलेटेड डिसीजन लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट हैं। आप ये देखेंगे जहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त आपको नजर आ रहा है तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो या पाकिस्तान से या सऊदी अरब से या इन ममालिक से गारंटीज ले रहे हैं कि जी इसमें क्या बनेगा। और आप इन नेगोशिएशंस में भी देखें कि जब नेगोशिएशंस के सेकंड फेज की बारी आई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ही विजिटेड कतार, ही विजिटेड सऊदी अरब, ही विजिटेड टर्की। उसकी रीजन ये है कि सेकंड फेज जब भी होने जा रहा है ये सिर्फ इन 2 फ्री कैन के दरमियान नहीं हो रहा, अमेरिका और ईरान, बल्कि बैकडोर में मिडिल ईस्ट जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स हैं ये सारी की सारी नाउ दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कोई भी डिसीजन इन नेगोशिएशन के दरमियान ये नहीं लिया जाएगा जिसमें इन पावर्स को इन कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस इनको कौन दे रहा है? ये 4 का ब्लॉक दे रहा है, और ये कहा जा रहा है कि शॉर्टली दिस ब्लॉक विल बी जॉइंड बाय फ्यू अदर मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स। और इसके बाद मेरा ख्याल ये होगा कि ये जो एक ब्लॉक होगा, अगर ये 6-8 ममालिक मिडिल ईस्ट के इसमें शामिल हो जाते हैं और इसमें पाकिस्तान भी होता है, टर्की भी होता है, तो आप देखिएगा कि दैट विल इमर्ज एज एन ऑल्टरनेटिव नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर विद इन मिडिल ईस्ट। ये तो है मिडिल ईस्ट में रीजन का। दूसरा जो है अमेरिका का, या समझ लें कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर की आपने बात की, वहां पे दो जो डेवलपमेंट्स हैं वो सर्टन है, और इसका इजहार जो है वो जो प्रोफेसर जॉन सैक्स जो हैं उन्होंने बहुत पहले कर दिया। जब ये वॉर शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि इस वॉर के बाद 2 चीजें सर्टन है, एक तो दिस इज गोइंग टू बी दी
end of unipolar world. After Exactly. this, America will not be the only power in the world. और आपको पता है कि वो ऑलरेडी ये चीजें चैलेंज होना शुरू हो गई। अमेरिका की जो अथॉरिटी थी वो पहले ऐसी नहीं थी जिस तरह इस वक्त है। दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एंड ऑफ जायनिज्म। आप देखिएगा कि इसराइल आफ्टर ऑल दिस ब्लड शेड समझ लें जो उसने 2-2.5 साल में सारे के सारे मिडिल ईस्ट को ही रगड़ के रख दिया उसने। उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड और जो जायनिज्म का जो आइडिया था, ग्रेटर इसराइल का आइडिया था, उसको पॉसिबल नहीं रहेगा इसराइल के लिए एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर बिल्कुल। टू परस्यू विद द सपोर्ट ऑफ द कंट्रीज which are located around in the। तो इंटरनेशनल लेवल पे यूनिपोलर वर्ल्ड और जायनिज्म का मुझे लगता है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी चेंज आने जा रही है, जबकि बिल्कुल रीजन में आपका that पॉइंट will आ be गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रागिब साहब और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।